अच्छो नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने कैपिटल गेन शुरू कर दिया था और कैपिटल गेन के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या किया था एक क्विक रिकैप मार देते हैं। और भाई साहब क्यों वीडियो को लाइक नहीं आ रहे हैं? आपको क्या मेहनत पसंद नहीं आ रही? वीडियो के ऊपर इतने सारे व्यूज़ है पर आपके लाइक्स अभी तक मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो सर देखिए, इससे मुझे भी बहुत बुरा लगेगा क्योंकि जाहिर सी बात है, मेहनत का फल ना मिले और लोग सिर्फ फ्री में लेके जाए तो ये अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। कैपिटल गेन के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था सर? कैपिटल गेन के अंदर में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 45 चार कंडीशन देता था। देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज एंड सच गेन इज नॉट एग्जाम। तो हमने सबसे पहले कैपिटल एसेट देखा, 214 के अंदर में लिखा था। फिर हमने 247 के अंदर में ट्रांसफर का डेफिनेशन देखा। ट्रांसफर का डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग गए गेन समझने के लिए। तो गेन के दो टाइप थे बेटा, एक था शॉर्ट टर्म, दूसरा था लॉन्ग टर्म। यस और नो? राइट। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ऐसे तीन तरीके के आपको गेन थे जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स, स्पेशल एसेट्स एंड अदर एसेट्स की बात चल रही थी। राइट। इसके बाद हम लोग गए थे बेटा होल्डिंग पीरियड समझने के लिए कि होल्डिंग पीरियड किस तरीके का होता है। तो हमने समझा कि देखिए, इतना बड़ा होल्डिंग पीरियड का जो हमारा टेबल है उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ बेसिकली दो चीज़ों को समझना है। होल्डिंग पीरियड याद कैसे आया होगा? या तो असेट आपने परचेज किया है, या तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस या अदर मोड के अंदर में आया होगा। तो परचेज किया तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का कंप्लीटेड पीरियड, और अगर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में मिला है तो होल्डिंग पीरियड ऑफ असेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर को आपको कंसिडर करना है। यस और नो? डेप्रिसिएबल एसेट के केस में जो गेन आएगा ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? शॉर्ट टर्म रहेगा। यहां से 45 करने के बाद हम लोग गए थे आगे वाले सेक्शन पे। आगे वाले सेक्शन का नाम था सेक्शन 48, जिसने हमें कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन का फॉर्मेट दिया था। कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन का जो फॉर्मेट था, इसमें सबसे पहला वर्ड था बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने अलग अलग सेक्शन में लिखा है सर? 4 अलग अलग सेक्शन में लिखा है। हम पूरी चीज इंटरलिंकिंग के साथ पढ़े जा रहे हैं मालिक। सेक्शन 48 दो तरीके की बात करता है, सारे अदर असेट के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करता है। कंसिडरेशन दो तरीके से निकल सकता है, या तो होगा कैश या तो होगा काइंड। कैश में होगा तो हमें एक्चुअल लेना है, काइंड के अंदर में अगर होगा तो हमें क्या लेना है सर? हमें लेना है फेयर मार्केट वैल्यू एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां से हम लोग गए थे सेक्शन 50C को समझने के लिए। सेक्शन 50C हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देता है किस चीज का बेटा? लैंड, बिल्डिंग या बोथ का। यस और नो? लैंड, बिल्डिंग और बोथ के केस में हम लोगों ने देखा था कि भैया इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है सर? जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की लेना है। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप किसकी ले सकते हो? अग्रीमेंट की भी ले सकते हो, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। कौन सी दो कंडीशन? कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ उस दिन पे होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और ये जो पे होना चाहिए ये व्हाइट में होना चाहिए, दैट इज अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, टीसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए हमने रूल 6A भी देखा था। फिर हमने देखा था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर के क्या हो सकता है सर? डिस्प्यूट भी हो सकता है, और वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या किया जाएगा? रेफर किया जाएगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के नीचे पर कंसिडरेशन से ऊपर है तो आपको कंसिडरेशन लेना है, नहीं, आपको वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू लेना है। और अगर कंसिडरेशन से भी नीचे है तो आपको क्या लेना है? कंसिडरेशन लेना है। याद आ रहा है? फिर हमने देखा था अनलिस्टेड शेयर्स के केस में किस तरीके से क्या निकाला जाएगा? वैल्यू निकाला जाएगा। यहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट फेयर मार्केट वैल्यू अगर कंसिडरेशन से ऊपर जाता है तो फेयर मार्केट वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। राइट। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आईएफओएस के अंदर का पार्ट है। एक नया सेक्शन आया था 50AA, जिसमें हम लोगों ने देखा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स या तो फिर मार्केट लिंक डिबेंचर। उस केस में हमने देखा था कि जो भी उसका मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू होगा वही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या मान लिया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैटेगरी का मान लिया जाएगा, और एसटीटी जो आप पे कर रहे हो इसके ऊपर उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यहां तक कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर में पढ़ा था। क्या आप सभी लोग ये पढ़ के आए हैं, हाँ या ना? यस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट के अंदर में मेरे साथ वापस आइए प्लीज। एवरीबॉडी गो इन द फॉर्मेट अगेन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्ड हम लोगों ने तोड़ ताड़ दिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हो। तो ये दो वर्ड हम लोगों ने तोड़ ताड़ दिए। अब हम नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जा रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। साथ साथ में नोट्स के ऊपर आइए। नोट्स के ऊपर देखेंगे आप तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपको क्या होगा? दिखेगा। अब समझिए ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मतलब होता है बेचने के टाइम के खर्चे।
सेलिंग के टाइम के खर्चे। हम कौन है? हम कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर में सेलर है, राइट। सेलर जो बेचने के टाइम पे खर्चे करता है वो माइनस करेगा, क्योंकि नेट कंसिडरेशन को ही आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो एक्सपेंसेस जो ऑन ट्रांसफर अगर होगा तो आप ये क्या कर सकते हो सर? माइनस कर सकते हो। अब बेचते वक्त कौन कौन से खर्चे आते हैं? आपके मन में सवाल उठेगा, सर जो प्रॉपर्टी होती है इसको बेचने के टाइम पे कई बार कमीशन आता है, कई बार ब्रोकरेज आता है, तो कमीशन या ब्रोकरेज, लीगल एक्सपेंसेस कुछ किए होंगे तो लीगल एक्सपेंसेस जो होंगे वो आप माइनस कर सकते हो। ये खर्चे हैं वो अलाउ किए गए हैं। अब देखिए अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स के टाइम पे भी आपको ब्रोकरेज आता है, आप वो माइनस कर सकते हो। दूसरा एक और चीज आता है शेयर्स के टाइम पे, एसटीटी, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये बात समझने लायक और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48, कौन सा बेटा? 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है जो आप एसटीटी पे कर रहे हो इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जो आप एसटीटी पे कर रहे हो उसको छोड़ करके बाकी एवरी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज अलाउड एज डिडक्शन। एसटीटी का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर प्रॉब्लम में दो तरीके से दिए जाते हैं। एक, या तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का आपको अमाउंट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 30,000, 40,000, 50,000, या फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। अब ये बात आपको समझने लायक है, अगर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपको परसेंटेज में दिया है तो यू नीड टू टेक द परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन का परसेंटेज आप लेंगे, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. So expenses on transfer is allowed as deduction, not expenses on acquisition, because it is added to the cost, right? If it is given in cash, you take actual amount. If it is given in percentage, you take percentage of sale consideration, not full value of consideration, right? Expenses on transfer include brokerage and other legal expenses for sales. Expenses on transfer does not include STT, hence STT paid is not allowed as deduction as per the 7th proviso to section 48, right? तो चलिए रजिस्टर में भी कुछ पॉइंट लिखने हैं आपको। रजिस्टर में भी आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अलाउड एज डिडक्शन दो तरीके से दिए जा सकते हैं। कैश, you take actual, percentage, so you take percentage of sale consideration. STT paid not allowed as deduction. 7th proviso, STT paid will not be allowed as deduction. डन। चलिए वापस से फॉर्मेट में चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मेट के अंदर में, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कर दिया, उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कर दिया। क्या मिलेगा बेटा? नेट कंसिडरेशन। चाहे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख रहे हो, आपको क्या मिलेगा बेटा? नेट कंसिडरेशन। तो हम नेट कंसिडरेशन तक के तो पहुंच गए मालिक। अब नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करना है? एकदम कॉमन सेंस लगाइए। मेरे सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करूंगा तभी जाके तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। यानी अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या माइनस करनी चाहिए मालिक? कॉस्ट माइनस करनी चाहिए। बोलो हाँ या हाँ? यस। तो सबसे पहले अब आप क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो अलग अलग सेक्शन के अंदर में मेंशन है, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 55। ऐसे दो सेक्शन है जो दोनों भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मेंशन करते हैं। यस, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 55 दोनों भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, राइट? तो अगर आप देखेंगे इस पेज पे भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखेगा और नीचे आकर के आपको टेबल भी दिखेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के, राइट? अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो टेबल है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे अगले आगे 15-20 मिनट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसके आगे ही आपका क्या बनेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट भी बनेगा। यस, लेकिन मैं चाहता हूं इसके पहले आप मेरे साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ ले और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे जंप करें। पहले आप मेरे साथ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ ले और फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे जंप करेंगे, ठीक है?
तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड लिखा है, लेकिन मेरे साथ आप पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी जब हम बाय करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जब हम बाय करते हैं तो क्या होता है बेटा, उसके ऊपर हम कुछ और खर्चा करते हैं, उसके इंप्रूवमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। मान लीजिए आपने कोई घर लिया, ठीक है, जब नया नया घर है तब तक है तो ठीक है, 1-2 साल बाद आप उसके अंदर पेंटिंग करवाते हो, आप उसके ऊपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाते हो, थोड़ा सा हो सके तो आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो। जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर किया था, परिवार की जरूरतें बढ़ी, आपने फर्स्ट फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया, यानी आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्रूवमेंट करवाते हो। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर, एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप उसी साल के पीएनएल में डाल देते हो, इसलिए उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, वो उसी साल क्लेम हो जाता है। लेकिन ये जो आपके बड़े खर्चे होते हैं, प्रॉपर्टी को रिपेयर्स करवाया, एक एडिशनल फ्लोर बनवा दिया आप लोगों ने, राइट, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब ऐसे खर्चे जो कैपिटल नेचर के होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर इनकर किया है, राइट, तो इसका डिडक्शन किस तरीके से मिलेगा? अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने इनकर किया है तो इसका डिडक्शन किस तरीके से मिलेगा? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये इंप्रूवमेंट हुआ कब है, राइट। इज इट बिफोर 1/4/2001 या ऑन और आफ्टर 1/4/2001? ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर कब किया गया है, हमें ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट की डेट के बेसिस पे ही हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंप्रूवमेंट जो 2001 के पहले इनकर किया गया है, कोई भी इंप्रूवमेंट जो प्रायर टू 2001 के पहले इग्नोर किया गया है, इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो इंप्रूवमेंट डन प्रायर टू 2001 इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंप्रूवमेंट डन prior to 2001 is not allowed as deduction. Yes, any improvement done after 1/4/2001, be it incurred by assessee or previous owner, हियर इन आफ्टर प्रीवियस ओनर को अपन पीओ लिखना चालू करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, राइट। अब अगर 1/4/2001 या उसके बाद कभी भी आपने कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा किया होगा, कभी भी आपने इंप्रूवमेंट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा, इसका डिडक्शन मिल जाएगा जब भी एसएससी कैपिटल गेन कर रहा होगा। अब चाहे भले ही प्रीवियस ओनर ने खर्चा किया हो, पर फिर भी एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। एसएससी ने खुद ने खर्चा किया हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2005 में मेरे डैड ने एसेट परचेज किया, 2007 में उन्होंने इनकर किया एक्सपेंसेस, 2015 में वो एसेट मुझे गिफ्ट कर दिया और मैं 2023 में सेल कर रहा हूं। तो जब मेरा कैपिटल गेन कंप्यूट होता रहेगा ना, मेरे डैड ने जो 2007 में इंप्रूवमेंट इनकर किया था उसका डिडक्शन विजय क्लेम कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एसएससी ने इनकर किया या प्रीवियस ओनर ने इनकर किया, डजंट मैटर, दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। यस यहां पे इसका डिडक्शन क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। तो चाहे आप आप इनकर करें या प्रीवियस ओनर इनकर करे, डजंट मैटर, इन दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हमेशा याद रखेंगे ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, और अगर 2001 के पहले का होगा तो मिलने वाला नहीं है, 2001 के बाद है, एसएससी ने किया या प्रीवियस ओनर ने किया, दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट मालिक? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सर अब हम लोग आते हैं किस पॉइंट के ऊपर, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट माइनस नहीं करोगे तब तक नेट गेन या नेट इनकम आपको नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तब तक आपको नेट गेन या नेट इनकम आपकी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या करते हो मालिक, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हो। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इसको कैसे कंसिडर किया जाता है, कैसे कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कौन से सेक्शन के अंदर में लिखा हुआ है सर? ये चीज लिखी है सेक्शन 49 एंड 55 के अंदर में। तो दोनों सेक्शन मिला करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। अब इसके आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अगर 1.5 में तो प्लीज इसको स्लो कर दीजिए इस पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनिए। पूरा गेम कॉस्ट का ही है, पूरा का पूरा गेम जो है ना बेटा, यही आपके कॉस्ट का ही है। सी
मेरे पास असेट आया है, मतलब वो कैसे आया होगा, हमने कॉमन सेंस लगाया था। अगर विजय के पास असेट आया तो दो तरीके हैं, एक विजय ने या तो उसे परचेज किया है, दूसरा विजय ने उसे गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में लिया है। डोंट यू थिंक सो? यस और नो? तो अगर विजय ने असेट परचेज किया है, राइट, यानी सिचुएशन वन क्या हो सकती है भाई, विजय ने एसेट क्या किया है सर, परचेज किया है। अगर विजय ने एसेट परचेज किया है तो यहां पे दो बातें होंगी, यहां पे दो बातें होंगी, बिफोर 1/4/2001 ऑन और आफ्टर 1/4/2001। बात समझना। अब ये हम 1/4/2001 का कंसेप्ट क्यों ले रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशंस जो है, राइट, नए इंडेक्सेशन जो अरुण जेटली सर ने सेट किए थे वो 2001 से किए थे। तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रायर टू 2001 और आफ्टर 2001 का कंसेप्ट देखते हैं। तो जो इंडेक्सेशन था पहले ये 84-85 से था, उसको बाद में अरुण जेटली सर ने रीअरेंज कर दिया था, 2001 और 2002 से कर दिया था। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं ये प्रायर टू 2001 है या आफ्टर 2001 है, हम इसको इस तरीके से देखते रहते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा सर, अगर असेट परचेज किया है आपने और ये परचेज जो हुआ है ये प्रायर टू 2001 हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कॉस्ट को कंसिडर करने का। क्या ऑप्शन है सर? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उस असेट का एक्चुअल कॉस्ट ले सकते हो या फिर उस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो एज कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो एज कॉस्ट जो 1/4/2001 की थी। मतलब आपके लिए क्या हो सकता है, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो जिसको हम कहते हैं COA, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप कॉस्ट ले सकते हो या 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू जो लेगी इसको आप कॉस्ट ले सकते हो, या आपको बेनिफिट प्रोवाइड करके दिया गया है सरकार के द्वारा कि आप दोनों में से जो हायर रहे आप वो कंसिडर कर लो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए मेरे डैड ने असेट एक्वायर किया था इन 1995 फॉर 5 लाख और 2001 में इसकी वैल्यू है 9 लाख। आई कैन टेक 9 लाख एज माई कॉस्ट। सर इसमें टैक्स पेयर का क्या फायदा हुआ? कैसी बात कर रहे हो? अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कैपिटल गेन तो रिड्यूस हो ही जाएगा ना। तो जितना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता है उतना ज्यादा आपका कैपिटल गेन रिड्यूस होता है और उतना ज्यादा आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है। यस, तो कॉस्ट बढ़ना सही है इनकम टैक्स में, कॉस्ट बढ़ना सही है। कहां बेटा? इनकम टैक्स के अंदर में आपका कॉस्ट बढ़ना कभी भी सेंसिबल है, राइट। सो अगर असेट बिफोर 2001 लिया है यू कैन टेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर where will I find fair market value as on 1/4/2001 or how will I find fair market value as on 1/4/2001? Don't worry, it is always given in the problem. तो fair market value आपको हमेशा प्रॉब्लम के अंदर में दी रहेगी, put the value get the answer। आपको कॉस्ट भी दी रहेगी, आपको fair market value भी दिया रहेगा, सिर्फ आपको दोनों में से जो हायर है वो कंसिडर करना है, that's it। अच्छा जी सर, अगर असेट 2001 या उसके बाद लिया तो सीधा आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो अगर असेट 2001 के बाद लिया है सीधा सीधा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अगर असेट परचेज किया है आपको क्या करना है, इस तरीके का कंसिडरेशन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर असेट आपको मिला है गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, यस, अगर असेट आपको इस तरीके से कुछ में मिला है, दो ही तरीके थे हमारे पास असेट आने के, तो ऐसे केस में अगेन हम ये देखेंगे कि बिफोर 2001 था या ऑन और आफ्टर 1/4/2001 था, राइट। सो अगर असेट गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिला है तब भी हम यही बात करेंगे, ये 2001 से पहले मिला, 2001 के बाद मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर विजय को असेट गिफ्ट में मिला, लेट्स से विजय के डैड विजय को असेट गिफ्ट में दे देते तो इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा और डीप में समझते, थोड़ा इंटरलिंकिंग समझते, राइट, इंटरलिंकिंग के समझते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, बाद में कॉस्ट समझाऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड, ये है विजय के डैड। विजय के डैड ने विजय को क्या कर दिया, विजय के डैड ने विजय को क्या कर दिया, लेट्स से इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बराबर है। विजय के डैड ने विजय को क्या कर दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अब जरा सोच करके देखिएगा, डैड अपना असेट रिलिंक्विश कर रहे हैं। अब ये असेट वो किसको उठा के दे रहे हैं, विजय को उठा के दे रहे हैं। पहला सवाल उठता है, क्या डैड के हाथ में कोई कैपिटल गेन आएगा क्या? सर सिर्फ कैपिटल गेन पढ़ने में मतलब नहीं, अपना तो फंडा बड़ा क्लियर है, पढ़ो तो रद्द कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, पूरा इंटरलिंकिंग से पढ़ेंगे। अब बताइए, पहला सवाल उठता है,
डैड के हाथ में क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा क्या? वेल माय फ्रेंड, द आंसर इज नो, देयर इज नो कैपिटल गेन। ऐसा क्यों सर? ऐसा कहता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 एनलिस्ट करता है ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। सेक्शन 47 एनलिस्ट करता है ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, और वो कहता है कोई भी एसेट अगर आप गिफ्ट में उठा करके देते हैं, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि डैड को कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है। तो जब कोई गिफ्ट दे रहा है और कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है, कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ ही नहीं रहा है, तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। सर ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? आपने कहा सेक्शन 47 में लिखा है। हाँ जी, चलिए मेरे साथ आइए नीचे नोट्स पे, आइए मेरे साथ नीचे नोट्स पे। सेक्शन 47(3) पढ़िए। एनी ट्रांसफर अंडर द गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और आप जानते हैं सेक्शन 45 ने हमसे क्लियर कहा था ट्रांसफर होना चाहिए अगर कैपिटल गेन अराइज करना है तो सर ट्रांसफर होना चाहिए अगर कैपिटल गेन अराइज करना है, तो इन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा। जब ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स आता नहीं। वेरी गुड सर, पहला इंटरलिंकिंग क्लियर है, ठीक है। तो जो गिफ्ट दे रहा है उसके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। अब बताइए, विजय को गिफ्ट में मिला होगा, विजय को गिफ्ट में मिला होगा, हो सकता है प्रायर टू 2001, आफ्टर 2001, दैट डजंट मैटर, राइट। विजय के हाथ में क्या हुआ होगा? क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल हुआ होगा, या गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी क्या है? विजय के हाथ में लगता है 56(2)(10), 56(2)(10), विजय के हाथ में लगता है सेक्शन 56(2)(10। और 56(2)(10) आपको क्या प्रोविजन है? गिफ्ट का प्रोविजन है। कौन से चैप्टर के अंदर में सर? IFOS के अंदर में। विजय के हाथ में ये गिफ्ट माना जाता है, पर ये गिफ्ट टैक्सेबल है? आंसर इज नो, नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल। पूछो क्यों नॉट टैक्सेबल? क्योंकि ये जो गिफ्ट मिला है ये किससे मिला है बेटा? रिलेटिव से मिला है। ये जो गिफ्ट मिला है ये किससे मिला है बेटा? रिलेटिव से मिला है। और सेक्शन 56(2)(10 हम लोग आगे जाके देखेंगे, सेक्शन 56(2)(10 रिलेटिव से मिला हुआ जो गिफ्ट होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव से मिला हुआ जो गिफ्ट है वो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। और इसी के लिए ये टैक्सेबल नहीं होने वाला। इसी के लिए क्या नहीं होने वाला बेटा? टैक्सेबल नहीं होने वाला। यस और नो? पर अब सोच करके देखिए, विजय जब फ्यूचर में, अच्छा एक और पॉइंट आता है, ध्यान से सुनिए, क्या विजय डैड का TDS कट करेगा? वेल द आंसर इज नो। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? कोई TDS कट करने का काम ही नहीं है सर, कंसिडरेशन ही नहीं है। 194IA TDS का तब लगता है जब कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर जा रहा है। यहां तो कंसिडरेशन ही नहीं है तो TDS का कोई मैटर ही नहीं है। समझ में आया? तो मान लीजिए ऐसे केस में क्या कोई TDS का मैटर है? आंसर इज नो, TDS का भी कोई मैटर नहीं है। पक्की बात? अच्छा जी। अब विजय कौन बन गया? असेसी बन गया। सोच समझ के देखिएगा, विजय ने डैड से क्या लिया? असेट लिया। कितने में लिया? 0 वैल्यू में लिया। तो कॉस्ट क्या हुई विजय की? आप बोलोगे सर कॉस्ट तो 0 हुई विजय की, पर क्या कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए विजय की कॉस्ट 0 मानी जाएगी? वेल द आंसर इज नो। यहां कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाता है। यहां कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे केस में आप सोच समझ के बताइए, अगर एसेट 2001 से पहले लिया, राइट, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट को हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। यहां विजय की कॉस्ट 0 है तो लॉ कहता है कॉस्ट किसकी ले लो? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ले लो। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था डैड से सन को गिफ्ट, इस ट्रांजैक्शन पे हमने टैक्स तो लिया ही नहीं था। तो आप क्या करो? कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लो। और क्योंकि एसेट 2001 से पहले लिया है, मतलब आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन भी रहेगा। FMV एज ऑन 1/4/2001 whichever is higher। सो आप क्या लेंगे सर? CTPO, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 whichever is higher। असेट अगर 2001 के बाद ली गई है तो फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन हट जाता है। तो ऐसे केस में कॉस्ट मीन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ही क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। आई होप आपको लॉजिक समझा होगा और इंटरलिंकिंग के साथ समझा होगा। तो सर वीडियो को आपको सिर्फ प्यार देना है और अपने पूरे भारत तक ये पहुंचाना है, क्योंकि मेरा ये जो अभियान है कि भारत का हर बच्चे को कोई कॉस्ट ना देना पड़े। एटलीस्ट May 24 के लिए जो वो नए सिलेबस के अंदर में आ रहा है वो हर बच्चा पढ़े, क्योंकि मेरे को भी कभी किसी ने ऐसा कुछ बेनिफिट दिया था, तो ये बेनिफिट बस मैं आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं। यस मालिक,
चलो डन है। अच्छा जी सर, सर आपने कहा ये रिलेटिव होता तो, अगर मान लो विजय नॉन रिलेटिव भी होता तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बदल जाता? आंसर इज नो। अगर विजय नॉन रिलेटिव भी होता तो हम कॉस्ट को यही कंसिडर करते। अगर विजय यहाँ पे नॉन रिलेटिव भी होता तो ऐसे केस में सिर्फ फर्क क्या पड़ जाता मैं आपको समझाता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर विजय नॉन रिलेटिव होता, रिलेटिव होता तो आप क्या कर लिया आपने, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर कर लिया। आपने क्या कर लिया, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर कर लिया। यही अगर विजय नॉन रिलेटिव होता, चलो अज्यूम करते हैं विजय, अज्यूम करते हैं नॉन रिलेटिव होता तो क्या कंसिडर होता, 56(2)(10 में ये अमाउंट क्या हो जाती, टैक्सेबल हो जाती। 56(2)(10 में ये अमाउंट क्या हो जाती, टैक्सेबल हो जाती। और ऐसे केस में फिर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 लगता और उस केस में जो हम लोगों ने फेयर मार्केट वैल्यू लिया होता फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट को टैक्स करने के लिए जो अमाउंट हमने कंसिडर की होती, गिफ्ट को टैक्स करने के लिए जो अमाउंट हमने कंसिडर की होती, यही हमारे लिए बन जाती कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो गिफ्ट को टैक्स करने के लिए जो अमाउंट हमने ली होती, यही हमारे लिए क्या बन जाती बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती। तो अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है तो आपके ऊपर लगता है सेक्शन 49(1) और आप कंसिडर करते हैं कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पर अगर मान लीजिए यही गिफ्ट रिलेटिव के हाथ में, यही गिफ्ट उस पर्सन के हाथ में अगर टैक्स हो जाता है तो जो वैल्यू आपने गिफ्ट को टैक्स करने के लिए कंसिडर करी है, जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने गिफ्ट को टैक्स करने के लिए कंसिडर करी है, वही फिर आपके लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वही आपके लिए क्या बन जाता है मालिक, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? राइट सर, अगर ये नॉन रिलेटिव वाला कंसेप्ट होता, राइट, और कंसिडरेशन पेड होता, क्या टीडीएस का एस्पेक्ट भी आता? बिल्कुल आता, टीडीएस का एस्पेक्ट भी आता। 194 आई के अंदर में अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो टीडीएस का एस्पेक्ट भी जरूर आता, टीडीएस का एस्पेक्ट भी जरूर आता। यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए रिवाइज करते हैं। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में अगर कोई भी व्यक्ति दे रहा है, जो व्यक्ति दे रहा है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है, लेकिन जिसको मिल रहा है डिपेंड करता है उसके हाथ में टैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसके हाथ में टैक्स नहीं हो रहा तो कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माना जाएगा। अगर उसके हाथ में टैक्स हो रहा है तो जो वैल्यू आपने गिफ्ट को टैक्स करने के लिए ली वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी, राइट। तो 49(1) या 49(4) आप अकॉर्डिंगली लगाएंगे। 49(1) या 49(4) आप क्या करेंगे मालिक, अकॉर्डिंगली लगाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। हम आते थर्ड पॉइंट के ऊपर। हम आते किसके ऊपर बेटा, थर्ड पॉइंट के ऊपर, इंटेंजिबल्स के ऊपर। हम आते किसके ऊपर बेटा, इंटेंजिबल्स के ऊपर, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नोट्स के ऊपर, इधर आइए। सबसे पहले इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन 55 आपको दिखेगा यहाँ पे। सबसे पहले इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है और इंटेंजिबल कैसे कंसिडर किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार, राइट। इंटेंजिबल्स के अंदर में आपका आता है गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमार्स। ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं, इंटेंजिबल्स माने जाते हैं। अब देखिए इंटेंजिबल्स जितने भी होते हैं, राइट, इतनी बड़ी लिस्ट आपको देके तो रखिए, आप दिमाग में एक ही चीज याद रखो, गुडविल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, गुडविल ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस ये इंटेंजिबल तो माना जाता है, लेकिन एक केस है बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, एक केस है बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ये कहता है कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा अगर प्रोफेशन की गुडविल ट्रांसफर होती है। सर ये प्रोफेशन की गुडविल ट्रांसफर का कोई एग्जांपल दीजिए। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, काफी सीनियर हो चुके हैं, 70 ईयर्स ऑफ एज हो चुकी है, इनका जो बच्चा है ये सीए ना करके कोई दूसरे प्रोफेशन के अंदर में था। अब इन्होंने जो तो 70 साल की प्रैक्टिस बनाई है, ये 70 साल की प्रैक्टिस क्या करते हैं, वो किसी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑन लेट्स से लमसम कंसिडरेशन और पार्टनरशिप क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, गुडविल अपनी क्या कर देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केस में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आ सकता, क्योंकि आप इसकी गुडविल को मेजर नहीं कर सकते, ऐसा बीसी श्रीनिवासा शेट्टी ने कहा था। तो बीसी श्रीनिवासा शेट्टी कहता है कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा अगर गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन ट्रांसफर हो रहा है तो, राइट। हालांकि ये इंटेंजिबल जरूर है। अब आते हैं वापस से,
अगर ये इंटेंजिबल है तो दो तरीके से आप इंटेंजिबल को रख सकते हैं, जैसा कि हमें एफआर में बताया गया था या अकाउंट्स में बताया गया था। किस तरीके से बेटा, या तो ये सेल्फ जनरेटेड हो सकता है, खुद का बनाया हुआ गुडविल होगा, या तो ये किसी से परचेज्ड हो सकता है। ये दो ही तरीके हैं गुडविल आने के, या तो ये सेल्फ जनरेटेड हो सकता है या तो ये परचेज्ड हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू हमेशा क्या पकड़ी जाएगी, नील। सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू हमेशा क्या पकड़ी जाएगी, नील। और अगर ये परचेज्ड है तो अगेन वही बात होगी, बिफोर 2001, आफ्टर 2001, बिफोर 2001 और आफ्टर 2001। आइए ध्यान से समझते हैं। इंटेंजिबल्स अगर है तो यहां से हम दो बातें करेंगे इनके साथ। पहला, क्या ये सेल्फ जनरेटेड है? अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या पकड़ी जाएगी, नील। अब इसको कब क्या किया, कैसे किया, डजेंट मैटर। अगर ये एक्वायर्ड है, मतलब आपने भी गुडविल किसी से क्या करी है, एक्वायर करी है, तो यहां पे दो बातें होंगी, बिफोर 2001 ऑन और आफ्टर 1/4/2001। अगर ये बिफोर 2001 है आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेंगे, आफ्टर 2001 है तो भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेंगे। यहां पे एफएमवी ऑप्शन जो है ये अवेलेबल नहीं है, यहां जो एफएमवी ऑप्शन है ये अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप हर टेंजिबल एसेट्स के लिए करते हैं, कोई भी एसेट जो 2001 के पहले लिया हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, यहां पे कॉस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। इन टेंजिबल्स में वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत लॉजिकल रीजन भी है। फेयर मार्केट वैल्यू आप डिटरमाइन कैसे करोगे सर, अभी तक के कोई तरीका ही नहीं निकला, कोई फुल प्रूफ तरीका ही नहीं निकला इसको डिटरमाइन करने का। बना लीजिए बेटा फटाफट। डन है। सो इंटेंजिबल्स अगर 2001 के पहले लिया या 2001 के बाद लिया, दोनों भी केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही अपनी कॉस्ट कंसिडर करेंगे, राइट। सर हम ये कॉस्ट कंसिडर क्यों कर रहे हैं बेटा, गेन कैसे निकलेगा जब तक ये कॉस्ट माइनस नहीं होगा तो। यस, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, कॉस्ट पहले एसेट परचेज किया तो क्या होगा, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिला तो क्या होगा, इंटेंजिबल्स के साथ क्या होगा। यस, इसीलिए देखिए इंटेंजिबल्स के केस में सेल्फ जनरेटेड है तो क्या पकड़ेंगे, नील। परचेज है तो एक्चुअल परचेज प्राइस, बेनिफिट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज नॉट अवेलेबल। यस, इसी के नीचे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, एनी इंप्रूवमेंट डन बिफोर 2001 हैज टू बी इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, इट कैन बी इनकर्ड ईदर बाय एसएससी और प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील पकड़ा जाता है गुडविल ऑफ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन के केस में। यस, क्योंकि आप इनको मेजर नहीं कर सकते, तो इनका इंप्रूवमेंट वैल्यू क्या पकड़ा जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, गुडविल ऑफ बिजनेस वगैरह के केस में नील पकड़ा जाता है, क्योंकि आप इसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आप नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में आप देखिए गिफ्ट विल इनहेरिटेंस या कोई भी अदर स्पेसिफिक मोड में कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाएगा। प्रायर टू 2001 है तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर कंसिडर किया जाएगा। असेट 2001 के पहले लिया तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यस और नो, चलो आओ। अच्छा, प्रॉपर्टी अगर 5610 में रिसीव्ड हुई है, 56/10 बोला जाता है इसको, तो वैल्यू जो आपने 56/10 में ली थी वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यहाँ तक के सब कुछ ठीक है। यस, असेट अगर 2001 के बाद एक्वायर किया तो आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट। अब आते हैं आगे शेयर्स के केस में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट, शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से लिया जाएगा। शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से लिया जाएगा, अब ध्यान से सुनो। सर जो शेयर्स है, जो क्या है मालिक आपके, शेयर्स है या सिक्योरिटीज इन अदर वर्ड, राइट। अगर ये ओरिजिनल शेयर्स है वही बातें होंगी, प्रायर टू 2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। अगर ये ऑन और आफ्टर 1/4/2001 है तो आप सिंपली क्या कंसिडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा जी,
अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच में आपको बता देता हूँ। ओरिजिनल शेयर्स आप जितने में एक्वायर करते हैं एग्जैक्टली उतने में नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ लग के आता है। तो आप क्या करते हो, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर में जो वैल्यू लिखी रही आफ्टर एवरीथिंग हम वो कंसिडर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं मालिक, वो कंसिडर कर लेते हैं ओरिजिनल शेयर्स। दूसरा, डोंट यू थिंक आपको क्या मिलते हैं बेटा, राइट शेयर्स मिलते हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं, चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और कंपनी फिर से री इशू लेकर के आती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वापस से वो क्या करती है, एक ऑफर देती है कि आप क्या कर लो, ये शेयर्स को एक्वायर कर लो। याद आ रहा है आप लोगों को? बस ये होता है आपका राइट शेयर। अब राइट शेयर भी अगर है, राइट, सेम चीज वापस से रिपीट होगी। प्रायर टू 2001 है, ध्यान से सुनना, अगर ये प्रायर टू 2001 है तो आपका जितने में आपने राइट एक्वायर किया है वो कंसिडर होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर ये आफ्टर 2001 है तो बस आपको वही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखना पड़ेगा। तो आप सेम एज अबाउ भी लिख सकते हो, इतना बड़ा अगर आपको नहीं बनाना है सेम एज अबाउ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज जो आपकी बनती है वो क्या बनती है मालिक, बोनस शेयर्स। तीसरी चीज जो आपकी बनती है वो कौन सी बनती है, बोनस शेयर्स, राइट। आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, बोनस शेयर्स, राइट, जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दिया जाता है, शेयर दे दिया जाता है। वापस से दो बातें होगी, बात समझना, वापस से दो बातें होगी। ये जो बोनस है ये आपको प्रायर टू 2001 मिले हैं या आफ्टर 2001 मिले हैं, ये देखने लायक बात होगी, राइट। अब बोनस शेयर अगर आपको इशू हुआ है, बोनस शेयर अगर आपको इशू हुआ है तो बोनस के लिए तो आपने कोई कॉस्ट ही नहीं लगाई। देखो राइट शेयर के लिए तो आप कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाते हो, बोनस के लिए तो आपकी कॉस्ट ही जीरो होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। सर क्यों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। कॉस्ट तो बोनस के केस में जीरो ही होगी, तो ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू ही हायर होने वाला है। तो बोनस जो 2001 से पहले मिला होगा, मैं सीधे सीधे शब्दों में लिख देता हूं ना, फेयर मार्केट वैल्यू। लॉजिकल है, यस लॉजिकल है। अगर ये आफ्टर 2001 है तो आप क्या पकड़ोगे इसको, नील, क्योंकि 2001 के बाद हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं और बोनस का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, नील। इसलिए 1/4/2001 के बाद अगर बोनस मिला है तो इसे नील पकड़ा जाता है। 1/4/2001 के पहले मिला है तो आप इसका क्या लेते हो, फेयर मार्केट वैल्यू। लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है सभी को, राइट। ये हो गया बोनस शेयर। अब ऐसा भी तो हो सकता है, राइट रिनाउंस्ड, पॉसिबल है ना। आपको राइट मिला था, आपने राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, क्या इस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा, आंसर इज यस, कैपिटल गेन टैक्स तो जरूर आएगा। लेकिन अगर आप राइट रिनाउंस कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या पकड़ा जाएगा, नील। क्योंकि राइट आपने रिनाउंस कर दिया तो आपकी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं लगी वहां पे, यस और नो, क्योंकि राइट तो आपने रिनाउंस कर दिया किसी और थर्ड पर्सन को, तो आपकी कॉस्ट तो वहां पे कुछ भी नहीं लगी। तो अगर आप राइट रिनाउंस कर देते हैं और ऐसे केस में आपको कैपिटल गेन अराइज होता है तो ऐसे केस में आपकी जो वैल्यू पकड़ी जाती है, क्या पकड़ी जाती है बेटा, नील पकड़ी जाती है। एक्वायर्ड शेयर्स इन राइट रिनाउंसमेंट। अब जो व्यक्ति एक्वायर कर रहा है, ध्यान से सुनिए, विजय ने अपने शेयर्स अभिषेक सर को राइट रिनाउंस कर दिए, बराबर है। जो राइट विजय को मिल रहा था विजय ने अभिषेक सर को ट्रांसफर कर दिया। विजय की कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी, नील। पर अभिषेक सर की कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी, जो शेयर्स एक्वायर कर रहा है इन रिनाउंसमेंट उसकी कॉस्ट क्या होगी। देखिए टेक्निकली वो दो तरीके के कॉस्ट इनकर करता है। पहला, कॉस्ट टू कंपनी, वो कंपनी को कुछ अमाउंट पे करता है, प्लस कॉस्ट प्लस अमाउंट पेड टू रिनाउंसर, प्लस अमाउंट पेड टू रिनाउंसर। तो सर दो चीजें हैं, अभिषेक सर ने मेरे से अगर परचेज किया तो जितना पैसा वो कंपनी को देंगे वो, प्लस जितना पैसा वो विजय को देंगे, क्योंकि राइट अनाउंस कर रहा हूं तो मैं भी कुछ बीच में कमीशन रखूंगा, तो मेरे लिए वो अमाउंट जो अभिषेक सर है उनके लिए वो कॉस्ट क्या बन जाएगी, वो अमाउंट कॉस्ट बन जाएगी। कॉस्ट टू कंपनी प्लस विजय को जितना अमाउंट दिया वो। चलो डन है मालिक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फिफ्थ पॉइंट। और देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी जो है, राइट, इसके केस में एक और चीज़ है जो कही गई है, जरा ध्यान से सुनिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसके केस में एक और चीज़ है जो कही गई है, बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हैं सेक्शन 50C हम लोगों ने पढ़ा था, और सेक्शन 50C के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। जब बेचते टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर हो रही है तो लोगों ने सवाल उठाया, भैया खरीदते टाइम पे भी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर होनी चाहिए। तो उन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ समझिए जरा। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू as on 1/4/2001 is available, fair market value cannot exceed stamp duty value. If stamp duty value as on 1/4/2001 is available, fair market value cannot exceed stamp duty value. अब देखिए एक एक एग्जाम्पल करके समझाता हूं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था, प्रॉपर्टी एक्वायर की अलोंग ऑल दी एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टी एक्वायर की 1995 में, ठीक है। लेट से हमने ये एक्वायर की 45 lakhs में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, या फॉर दैट मैटर पहले एग्जांपल में ले लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू है 60 लाख। अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, आप यहाँ पे क्या ले लेंगे? 60 लाख। ये वो है जो हम पहले ही पढ़ के आ गए। डू यू अग्री? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 45 लाख, बराबर। फेयर मार्केट वैल्यू बन रहा है लेट से 60 लाख, और यही आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन दीज बोथ एज ऑन 1/4/2001 ये बन रहा है 58 लाख। तो ऐसे केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? लॉ को वापस पढ़िए। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल, अगर 1/4/2001 के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर नहीं होगा। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कितना पकड़ा जाएगा? 58 लाख ही पकड़ा जाएगा। ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी क्या पकड़ा जाएगा? 58 लाख ही पकड़ा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 से एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 45 लाख, मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू है 60 लाख, मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोथ एज ऑन 1/4/2001 ये है 62 लाख। अब आपके दिमाग में यही तीसरा सवाल था, अब क्या करेंगे? बोलो भाई, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बस सिंपल है। एनीवन, ये लॉ कब एप्लीकेबल है? कब एप्लीकेबल है? ये लॉ एप्लीकेबल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस केस में 60 लाख ही कंसिडर किया जाएगा। देखिए ये लॉ तब एप्लीकेबल है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल एंड फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है, तो हम पुराना वाला ही लॉ लगा देंगे, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ये बना आपका लॉ, ये बना आपका लॉ। एक बार फट से कॉपी कीजिए। डन। तो ये सभी लोगों को समझ में आया? आओ इधर। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कैनॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। लॉ समझ में आया सभी को? विथ एग्जाम्पल समझ में आया? ये देखो शेयर्स के केस में भी हम लोगों ने किया, ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट। अब ये क्या है, मैं ये भी आपको 2 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देता है, से यस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है? स्वेट इक्विटी शेयर देता है। एम्प्लॉय के हाथ में ये परक्विजिट बोल के टैक्सेबल होता है। कैसे टैक्स होता है? परक्विजिट बोल के टैक्सेबल होता है। जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है उस शेयर का, वो परक्विजिट बोल के टैक्स हो जाता है। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी टैक्स हो गई, तो यही तो मेरी क्या बन गई? कॉस्ट। जस्ट लाइक गिफ्ट, अगर गिफ्ट टैक्स हो गया तो फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स होता है, वही मेरे लिए क्या बन जाती? कॉस्ट। ठीक उसी तरीके से परक्विजिट शेयर्स अगर क्या हो जाते हैं? परक्विजिट बोल के टैक्सेबल हो जाते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे टैक्स होते हैं, और वही मेरे लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। वही मेरे लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। ठीक है। अब एक 2 चीजें और हैं, 2 चीजें और
मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट में, फिर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, राइट। 6 पॉइंट पे आइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ सेक्शन 112A, ठीक है। मैं अभी आपको ये समझा नहीं पाऊंगा ना एक्सप्लेन कर पाऊंगा, हाल फिलहाल में आप इसको सिर्फ लिख लेना, हम बस इसको थोड़ी दूर जाकर के वापस पढ़ने वाले हैं, हम इसको थोड़ी दूर जाके वापस से पढ़ने वाले हैं, तो हाल फिलहाल में इसको पढ़ लेना और छोड़ देना, ठीक। higher of cost of acquisition or lower of sale consideration or fair market value as on 31/1/2018। ये हाल फिलहाल में आप लिख के रख दीजिए, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी आपको समझ में आए, लिख के रख दीजिए, क्योंकि कॉस्ट में एक जगह आपकी सारी कॉस्ट होनी चाहिए, पढ़ेंगे हम इसको थोड़ी देर बाद। डन है, चलो। हाँ, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, इस साल एक और अमेंडमेंट आया है कॉस्ट में, 4910 इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इशूड बाय वर्ल्ड मैनेजर। इस साल इसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके नए एडिशन के अंदर में दिया हुआ है कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट अगर है तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ गोल्ड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन इन हुज नेम द गोल्ड रिसीट इज इशूड। तो भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इशू हुआ है तो ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड है वही आपके लिए क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। गोल्ड रिलीज्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट विच इट बिकेम्स द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन। मान लीजिए अगर गोल्ड रिलीज किया गया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, तो उस गोल्ड का कॉस्ट क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का था वही आपके हाथ में क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो होती है ये टेक्निकली एक ई फॉर्म के अंदर में गोल्ड होता है, तो ये जो गोल्ड का कॉस्ट है ये आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब मान लीजिए रिसीट लेकर के आपको वापस से गोल्ड दे दे और आपने गोल्ड बेचा, वापस कैपिटल गेन आएगा, यस, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का जो कॉस्ट होगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट। सीधे शब्दों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, काम खत्म, सीधे शब्दों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये न्यूएस्ट एडिशन है तो यहाँ पे 2001 का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे रजिस्टर में भी लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, सीधे शब्दों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बराबर है। अब पूरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सिर्फ एक चीज है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो है 112A की कॉस्ट। अब इसको बहुत लॉजिकली मैंने रोक करके रखा है, सही समय आने पे आपको बिल्कुल बताऊंगा, और आपको पता है इंटरलिंकिंग ही इंपॉर्टेंट है, तो रुक जाओ बताएंगे हम लोग कहाँ हैं सर, बिल्कुल एक एक पॉइंट सब कुछ इंटरलिंकिंग से पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम सेक्शन 48 पे वापस आते हैं। सेक्शन 48 पे पहली चीज थी बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करेंगे, क्या मिलेगा बेटा, नेट कंसिडरेशन मिलेगा। नेट कंसिडरेशन में से आप क्या माइनस करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे। क्या हमने ये दोनों भी चीजें पढ़ ली, हाँ या हाँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी पढ़ लिया, देख लीजिए साथ साथ में नोट्स भी चल रहे हैं हमारे, साथ साथ में हमारे क्या चल रहे हैं, नोट्स भी चल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये दोनों चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, खत्म कर ली। आप देखेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हैं, राइट। यानी हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पढ़ लिया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कर लिया, नेट कंसिडरेशन कर लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर लिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर लिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो निकालना हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ है, राइट। अब
प्रॉब्लम और भी बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं। अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है और आखिर हम इंडेक्स करते ही क्यों है? सिंपल सी बात है, आखिर हम इंडेक्स करते ही क्यों है? तो आइए मैं आपको इसका बहुत लॉजिकल रीजन बताता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप कोई भी प्रॉपर्टी जब आप क्या करते हैं बेटा, एक्वायर करते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर में इसकी जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती है। जरा बात समझिएगा, मैं इसे कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ। आपके शहर का कोई बहुत ही प्राइम एरिया को इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए इन द ईयर 2000 हमने कोई 2 लाख रुपए की वहाँ पे एसेट एक्वायर की थी, राइट? 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। आप अगर दिल्ली में है तो कनॉट प्लेस को देखिए, राइट? अगर आप बॉम्बे में तो साउथ बॉम्बे को इमेजिन कीजिए, आप पुणे में है तो कोरेगांव पार्क को इमेजिन कीजिए, आप अपने शहर के हिसाब से इमेजिन कीजिए, ठीक है? वहाँ पर हमने 2 लाख रुपए की क्या करी थी, लैंड एक्वायर करी थी इन द ईयर 2000। आज 2023 में क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उस जगह का कॉस्ट एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए होगा? बराबर है, एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए होगा। अब अगर आप 2 करोड़ में सेल करने जाएंगे, अब मेरी एक छोटी सी बात समझना, सपोज आज आप उसको 2 करोड़ में सेल करते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए, बराबर है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर फॉर द टाइमिंग्स अज्यूम करके चलो नील, आपका नेट कंसिडरेशन आ गया मालिक 2 करोड़ रुपए, बराबर। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे 2 लाख रुपए, तो आपका नेट कैपिटल गेन कितना आ गया आपको, 1.98 करोड़ रुपीस। अब अंडरस्टैंड, अकाउंट्स या मैथ सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत सेंसिबल लगता है, लेकिन ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आज आप करंट वैल्यू कंसिडर कर रहे हो और दूसरी तरफ सेम फॉर्मेट में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज कर रहे हो, ये तो गलत है ना सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप करंट वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो इस कॉस्ट को भी आपको करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा, तब तो जाकर के फॉर्मेट सेम टेबल पे आएगा ना। एक तरफ आप करंट वैल्यू लोगे, दूसरी तरफ आप हिस्टोरिकल कॉस्ट लोगे, तो इलॉजिकल पॉइंट हुआ, इलॉजिकल पॉइंट हुआ, ये तो कैलकुलेशन एरर है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। कि अगर ये प्रॉपर्टी आज खरीदी जाती तो ये कितने का होता, तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को क्या करते हैं, करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं, इंडेक्स करते हैं। और ऐसा करने का पावर हमें देता है सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 हमें इंडेक्सेशन का पावर देता है। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 हमें इंडेक्सेशन का पावर देता है। तो सबसे पहले आते हैं अगेन वही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। मैंने कहा पहले इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे, तो हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। आ जाओ सभी लोग मेरे साथ साथ में लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब हम सभी जानते हैं इंप्रूवमेंट मतलब क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंप्रूवमेंट मतलब क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हमने इनकर किया है तो जरा याद करके देखो, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर हमने इनकर किया प्रायर टू 1/4/2001, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा नील कंसिडर करते हैं। कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ही इंडेक्स कर रहे हैं, तो दिमाग में क्या रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रखना। तो आप उसी को क्या कर रहे हो, इंडेक्स कर रहे हो, याद रख लेना आपने, ठीक है। तो अगर ये प्रायर टू 2001 है तो आप इसको क्या कंसिडर करते हो, नील। यही ये ऑन और आफ्टर 1/4/2001 है, राइट। यही अगर ये आफ्टर 1/4/2001 है, चाहे ये असेसी ने किया हो या फिर प्रीवियस ओनर ने किया हो, आपको इसमें दोनों का डिडक्शन मिल जाता है, यस, दोनों का डिडक्शन अलाउड है। अब आप इंडेक्स कैसे करोगे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लोगे इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप असेट को बेच रहे हो उस साल का CII। अब सर ये CII क्या होता है बेटा, CII का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII का फुल फॉर्म होता है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, राइट, इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो उस साल का इंडेक्स, जिस साल आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो उस साल का इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर ये मेरे को कहां से मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सरकार हर साल क्या करती है, इंडेक्स वैल्यू देती है। अगर आप देखेंगे आपके नोट में भी एक टेबल दिया हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपके टेबल में भी, आपके नोट्स में भी एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक टेबल दिया हुआ है, राइट। ये है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल। दो बातें आपको बहुत इजीली याद करा दूं। पॉइंट नंबर 1, ये टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 याद रखना।
करंट ईयर का कितना है 348 और 2001-2 जहां से इंडेक्स आया था वहां का कितना है 100। सिर्फ ये दो चीज याद रखना, बाकी हमेशा प्रॉब्लम में दिया होगा। आज तक ऐसा कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं आया जिसके अंदर में इंडेक्स वैल्यू दी ना हो, ये हमेशा दी होती है। करंट का याद रखना, और 2001-2 से ये इंडेक्स चालू हुआ था। दूसरी बात, इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से रटने की कोशिश मत करना, इलॉजिकल और टोटल फुटाइल एक्टिविटी है, ये हमेशा प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है। करंट ईयर का याद रखो, और 1-2 का क्या था बेस इंडेक्स 100। दो बातें दिमाग में और सेट करना, एक, अगर असेट 2001 के पहले लिया बेस इंडेक्स हमेशा 100 पकड़ा जाएगा। अगर इफ द असेट इज एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, if the asset is acquired prior to 2001, the base index will always be 100, the base index will always be 100, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, वापस आओ, राइट, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर कितना होगा 348, राइट, डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल इंप्रूवमेंट का खर्चा किया उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये हमेशा आपको प्रॉब्लम में मिल जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने इंप्रूवमेंट इनकर करी थी इन द ईयर 7 और 8, ठीक है, ₹10 लाख की, बराबर। आज 23-24 फाइनेंशियल ईयर में इसका इंडेक्स कैसे करेंगे? सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था 10 लाख इंटू 348, दैट इज CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, अज्यूमिंग 23-24 में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कौन से साल में हुआ 7-8, अब 7-8 का इंडेक्स जाकर के देखता हूं मैं, 7-8, तो 7-8 का इंडेक्स कितना था सर 129, खत्म 129। तो मेरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा, मेरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा सर, मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा 26,97,674, 26,97,674, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। चेक कर लो मालिक। तो हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ही उठाया और उसमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू ऐड करी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट वैल्यू पे लेके आ गए। डन है बेटा। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये था आपका क्या बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों भी खत्म। अब आते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं मालिक? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, बड़ा चार्ट है, डबल पेज होगा तो डबल पेज ले लेना। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सॉरी एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डबल पेज होगा तो डबल पेज ले लेना। किसी को कोई सिंगल पेज खाली छूट रहा होगा छोड़ देना, आगे ये यूज करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कर दिया, अब हम कॉस्ट को भी क्या करेंगे इंडेक्स करेंगे, बराबर है। अब कॉस्ट को इंडेक्स करना है, अब आप सोच के देखिए असेट मेरे पास दो ही तरीके से आ सकते थे, या तो असेट को मैंने क्या किया होगा परचेज किया होगा, या तो असेट को मैंने गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन वाले मोड में लिया होगा। डू यू एग्री? मेरे पास असेट आने के दो ही तरीके, तो एक राइट पेज पर डालो, एक लेफ्ट पेज पर डालो। या तो असेट मैंने परचेज किया होगा, या तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के मोड में मिला होगा। अगर असेट मैंने परचेज किया है तो ध्यान से सुनिए, हम कितनी बातें करते थे, हम दो बातें करते थे।
असेट अगर परचेज किया है तो बिफोर 2001 परचेज किया है या आफ्टर 2001 परचेज किया है, तो हमें यहाँ पे भी ये दो ही पॉइंट लगाने होंगे, बिफोर 1/4/2001 ऑन और आफ्टर 1/4/2001। डोंट यू थिंक सो? हमें दो बातें लगानी होगी, बिफोर 2001, आफ्टर 2001, यस और नो, राइट? अगर असेट बिफोर 2001 परचेज किया है, अगर असेट कब परचेज किया है बेटा? बिफोर 2001 परचेज किया है, तो हमने क्या करना चाहिए? अगर असेट बिफोर 2001 परचेज किया है तो कॉस्ट याद करके देखो क्या थी। अगर असेट मैंने परचेज किया है 2001 से पहले लिया है, तो हम कॉस्ट क्या कंसिडर करते बेटा? हम कॉस्ट कंसिडर करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, कोई भी एसेट अगर 2001 से पहले लिया, बेस इंडेक्स क्या पकड़ेंगे बेटा? 100। तो ये है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। कॉस्ट उठाओ और कॉस्ट को इंडेक्स कर दो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एसेट अगर 2001 से पहले लिया, बेस इंडेक्स क्या पकड़ना है? 100। विषय खत्म। तो बेस इंडेक्स क्या पकड़ा? 100। यही असेट अगर 2001 के बाद लिया है तो आप क्या कंसिडर करते हो? 2001 के बाद लिया है तो कॉस्ट में सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन मिलता नहीं, इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। Divided by CII for the year of acquisition. Is it done? ये समझ में आया? हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट को ही उठा के क्या कर रहे हैं? इंडेक्स। तो अगर आपको कॉस्ट बहुत अच्छे से याद है तो आपको इंडेक्सेशन बहुत इजी हो जाएगा। यही अगर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिला है तो आपको नहीं लगता तीन बातें होंगी? आपको नहीं लगता तीन बातें होंगी? सर कौन सी तीन बातें? प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड बिफोर 2001 गिवन टू मी आफ्टर 2001, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, वेट, यू नो, अगर मैं जाऊं या सीक्वेंस वाइज जाऊं, प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 से पहले लिया। प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के बाद दिया। तीसरा सिचुएशन, प्रीवियस ओनर ने 2001 के बाद लिया, मुझे भी 2001 के बाद दिया। तीन सिचुएशन पॉसिबल है ना? दैट इज प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड, प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड before 2001 and given to assessee before 2001। बराबर। दूसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है? प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड बिफोर 2001 and given to assessee after 1/4/2001। तीसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है? प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड आफ्टर 2001 and given to assessee आफ्टर 1/4/2001। बराबर है ना? ये तीन सिचुएशन पॉसिबल है, यस और नो? यस। तो अगर आप देखेंगे गिफ्ट में तीन चीजें हो सकती है। प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, हमें 2001 के बाद दिया। यस, प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, हमें भी 2001 से पहले दिया, या बोथ ट्रांजैक्शन वर कैरिड आउट आफ्टर 2001। ये तीन सिचुएशन पॉसिबल है, बराबर है ना? अब सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करो कि अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया है तो कॉस्ट क्या थी? याद करके देखो, अगर गिफ्ट में मिली है तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और 2001 से पहले लिया है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू भी ऑप्शन आएगा। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू as on 1/4/2001 whichever is higher into
CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बराबर है, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और बेस इंडेक्स क्या रहेगा 100, क्योंकि असेट कब एक्वायर किया गया है प्रायर टू 2001, तो बेस इंडेक्स क्या रहेगा मालिक 100 रहने वाला है। एवरीबॉडी यस और नो? चलो सोच समझ के बताना। तो अगर आपका प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया है और आपको भी 2001 से पहले दिया है, तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100। दूसरा सिचुएशन जो है ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये हॉन्टेड भी है। इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है जो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस में एक साथ पूछा गया है। अब अंडरस्टैंड करिए, अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया और मुझे 2001 के बाद दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि असेट 2001 से पहले परचेज किया गया है, डोंट यू थिंक कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेंगे, एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, वो आएगा 348 जो इस साल का करंट ईयर का है, जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय। अब एक्ट क्या कहता है जरा समझिए, एक्ट कहता है CII फॉर द ईयर ऑफ, CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी, CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। क्या है इसका मतलब, CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी, मतलब असेसी ने जिस साल होल्ड किया उस साल का बेस इंडेक्स पकड़ना है। अब इसको मैं एग्जांपल के तहत समझाता हूं, जरा प्यार से समझिएगा। एग्जांपल समझिए, लेट्स से हमारे डैड ने एक्वायर किया इन द ईयर 2005, हमें गिफ्ट कर दिया इन द ईयर 2015 और हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं इन द ईयर 2023। अब वो क्या कह रहे हैं, असेसी ने कब होल्ड किया, असेसी ने फर्स्ट टाइम होल्ड किया 2015 में, तो आप बेस इंडेक्स लीजिए 2015 का, आप बेस इंडेक्स क्या लीजिए 2015 का, ना कि उस ईयर का जिस ईयर का एक्वायर किया था। आप बेस इंडेक्स लीजिए 2015 का, जिस साल असेसी ने फर्स्ट होल्ड किया। यहाँ पे असेसी वर्ड यूज है, प्रीवियस ओनर नहीं। यहाँ पे क्या कहा है, असेसी वर्ड कहा है, प्रीवियस ओनर वर्ड नहीं कहा है, कि असेसी ने कब होल्ड किया, आपको उस ईयर का आपको बेस इंडेक्स क्या करना है, लेना है। अच्छा, अब यहां पे एक बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट है, ध्यान से समझना, एक बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट है, बहुत ही फेमस जजमेंट है, और जजमेंट का नाम है मंजुला शाह, मंजुला शाह वर्सेस CIT, बहुत ही फेमस जजमेंट। और ऐसे प्रॉब्लम्स को खुद इंस्टीट्यूट भी 2 बार सॉल्व करता है, हमें भी 2 बार सॉल्व करना है। ईदर यू आर एट इंटर लेवल, ईदर यू आर एट फाइनल लेवल, डजंट मैटर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन का अगर आपको क्वेश्चन आता है जहां प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया और आपको 2001 के बाद दिया है, तो ऐसे सिचुएशन को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। एक्ट कहता है बेस इंडेक्स कब का लोगे आप, बेस इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी, मतलब जिस साल उसको गिफ्ट मिला, जिस साल असेट उसके पास आया, उस साल का आपको क्या करना है, बेस इंडेक्स पकड़ना है, बराबर है। ये कौन कौन कहता है सर, ये कहता है आपका एक्ट। अब मंजुला शाह क्या कहता है वो देखते हैं। मंजुला शाह का जो केस है, मंजुला शाह कहता है जब कॉस्ट कंसेप्ट लेना था आपको, तो आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, जरा सोच के देखिए। यानी जब आपको कॉस्ट का कंसेप्ट लेना था तो कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ले रहे थे। जब होल्डिंग पीरियड वाला कंसेप्ट आ रहा था, तब भी आपने होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट किया था, प्रीवियस ओनर से काउंट किया था। मतलब कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर, तो इंडेक्सेशन भी वहां से देना चाहिए जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया। अंडरस्टैंड मंजुला क्या कह रही थी, इधर आइए मेरे साथ। जब हम फर्स्ट टाइम होल्डिंग पीरियड पढ़ रहे थे, तो होल्डिंग पीरियड हम कहां से ले रहे थे, प्रीवियस ओनर से ले रहे थे। जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे, इधर आइए, जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे तो कॉस्ट मींस कॉस्ट टू क्या ले रहे थे, प्रीवियस ओनर ले रहे थे। तो जब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ले रहे हैं, होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर ले रहे हैं, तो इंडेक्सेशन भी हमने वहां से लेना चाहिए जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया, दैट इज 2005 नॉट 2015। भैया होल्डिंग पीरियड भी फिर वहीं से आप ले रहे हो, कॉस्ट भी आप वहीं की ले रहे हो, तो भैया इंडेक्सेशन भी वहीं से दो 2015 से। सर क्या 2015 की जगह 2005 से, सर क्या हो जाएगा अगर 2005 से इंडेक्स लेंगे, सर अगर 2005 से इंडेक्स लेंगे ना तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मंजुला शाह कहता है व्हेन कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड means holding period from previous owner,
indexation also from previous owner. So when cost means cost to previous owner, holding period means holding period to previous owner. तो indexation भी आपने वहां से लेना चाहिए जहां से कहां होना चाहिए, previous owner का होना चाहिए, तब जा करके आप सही करेंगे। तो अंडरस्टैंड करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज कर लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वाइज मैंने 2005 लिया है, राइट। ये लास्ट वाले कंसेप्ट में भी एप्लीकेबल होता है, इसी के लिए मैंने लिया हुआ है। अदरवाइज आप इसको 1995 भी करोगे तो भी चलेगा। तो आप इसको 2005 रखो या 1995 करो, क्योंकि लास्ट वाले कंसेप्ट में भी मंजूला शाह एज इट इज एप्लीकेबल होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके बोलेंगे कि सर आपने कहा तो है प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, लेकिन एग्जाम्पल में आप 2005 ले रहे हो। तो डजेंट मैटर, आप यहाँ पे 1995 भी लोगे, यहाँ आप 1995 भी लोगे तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लास्ट वाले कंसेप्ट में भी मंजूला शाह एज इट इज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलो सपोज करते हैं डैड ने ले लिया 1995 के अंदर में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था लेट्स से 5 लाख रुपीस, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 था 7 लाख रुपीस। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होगा अगर मैं एक्ट के हिसाब से निकालने जाऊं। अगर मैं एक्ट के हिसाब से निकालने जाऊं तो हमें कॉस्ट मींस कॉस्ट टू एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर दैट इज 7 लाख into CII for the year of transfer that is 348 divided by गिफ्ट कब दिया 2015, तो 15-16 का बेस इंडेक्स पकड़ना पड़ेगा। मैं आता हूँ इंडेक्सेशन टेबल पे, 15-16 का बेस इंडेक्स क्या है भाई, 15-16 का बेस इंडेक्स है 254। तो मैं आ गया यहाँ पे 15-16 का बेस इंडेक्स मारा 254। तो चलो मैं कैलकुलेटर पे ले लेता हूँ, ये है हमारा प्यारा सा कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं, राइट। तो हम हमारे कैलकुलेटर पे ले लेते हैं 7 लाख रुपीज़ इंटू 348 डिवाइडेड बाई 254। तो ये आ रहा है सर आपका 9,59,055, बराबर है। अगर हम एक्ट के हिसाब से ले, यही अगर हम मंजूला शाह के हिसाब से ले तो 7 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया तो हम क्या करेंगे 100 लेंगे। 7 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, ये आया सर 24,36,000। चेक कर लीजिए सर। अब अगर आप देखेंगे मंजूला शाह का लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। मंजूला शाह का अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो कैपिटल गेन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसीलिए एट मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग आवर ऑफिसर्स वी ऑलवेज यूज मंजूला शाह। और मंजूला शाह लास्ट के दोनों सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। मंजूला शाह लास्ट के दोनों सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, यही असेट अगर 2001 के बाद लिया एंड असेसी को दिया 2001 के बाद तो सिर्फ आप कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लोगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। मंजूला शाह ऑल्सो एप्लीकेबल। सब आप पूछोगे इस केस में मंजूला शाह कैसे एप्लीकेबल है? यहाँ बेस इंडेक्स हमने 100 पढ़ा, वहाँ पे बेस इंडेक्स हम लोग 5-6 का पकड़ लेंगे। अगर यही वाला एग्जांपल देखेंगे, यही वाला अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो बेस इंडेक्स हम लोग कहाँ का पकड़ लेंगे? 5-6 का पकड़ लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक करो। डन है बेटा? तो ये है आपका इंडेक्सेशन, ये है आपका इंडेक्सेशन।
तो अकॉर्डिंगली देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये एक बिफोर 2001 वाला पूछा जाता है या ये पूछा जाता है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है या मंजुला के हिसाब से सॉल्व करना है। याद रखिए आपको सबसे पहले एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे पहले किसके हिसाब से सॉल्व करना है सर, एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है, और उसके बाद नीचे अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना है मंजुला शाह का। नीचे अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना है किसका बेटा, मंजुला शाह का, तो ही आपका आंसर सही होगा। क्लियर है मालिक, तो ही आपका आंसर क्या रहेगा मालिक, सही होगा, और यही आपको क्या करना है, फॉलो भी करना है। क्लियर, चलो जी। अगर आप देखेंगे सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, यहां पे सेम बात लिखी हुई है। इन केस ऑफ एक्विजिशन बिफोर 2001, आफ्टर 2001, इन केस ऑफ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, रिसीव्ड बाय एसएससी प्रायर टू 2001, previous owner acquired prior to 2001, given after 2001, और बोथ ट्रांजैक्शन आफ्टर 2001। नीचे मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी बॉम्बे का जजमेंट भी दिया हुआ है। इफ एसएससी एक्वायर कैपिटल एसेट, सीए का मतलब यहाँ पे कैपिटल एसेट है, इफ एक्वायर एसएससी कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट विच transferred, then index cost of acquisition would be with reference to the previous owner held the asset and not in which the assessee becomes the owner. Therefore, CII should be based on the year in which previous owner acquired the asset and not the year in which asset became the owner. यहीं पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट इज इनकर्ड बाय असेसी और प्रीवियस ओनर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टेबल को बिल्कुल भी याद मत रखना। फर्दर आते हैं, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कुछ केसेस में अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडेक्सेशन हर केस में हम लोग करते हैं, हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, यहां पे बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। कुछ केसेस ऐसे हैं सर, कौन कौन से केसेस है? पहला है सर बॉन्ड और डिवेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट। किसी भी तरह के बॉन्ड या किसी भी तरह के डिवेंचर में हमें क्या नहीं मिलता सर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। पूछो ना क्यों, लॉजिक समझते जाना सर, पूछो ना क्यों सर, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि देखिए इंडेक्सेशन हम लोग वहां देते हैं जहां पे किसी चीज की वैल्यू चेंज हो रही है। अब बॉन्ड और डिवेंचर का तो वैल्यू चेंज ही नहीं होता, उस पर तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। तो जब बॉन्ड और डिवेंचर का वैल्यू ही चेंज नहीं होता, उस पर सिर्फ क्या मिलता है बेटा, इंडेक्सेशन मिलता है, तो भाई साहब वहां पे क्या नहीं मिलने वाला, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो बॉन्ड और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर आपको ये मिल जाता है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड सरकार द्वारा इशूड एक बॉन्ड है, उसके ऊपर आपको ये मिल जाता है। सेकेंड, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड यूजिंग कन्वर्टिबल फॉरेक्स, ये प्रोविजन को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। ये यहां नीचे भी लिखी हुई है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट शेयर एक्वायर कर रहा है फॉरेन करेंसी में, नॉन रेसिडेंट शेयर एक्वायर कर रहा है कहां बेटा, फॉरेन करेंसी के अंदर में, तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ये मैं फर्स्ट प्रोविजो पढ़ाते वक्त आपको फिर से पढ़ाऊंगा, हालांकि सिर्फ ये समझना है अभी कि भैया इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो बॉन्ड और डिवेंचर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर एक्वायर कर रहा है यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। थर्ड, डेप्रिसिएबल असेट, सिंस डेप्रिसिएबल असेट पे इंडेक्सेशन मिल जाता है, तो आप इंडेक्सेशन सिंस डेप्रिसिएबल एसेट पे डेप्रिसिएशन मिल जाता है, उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्लम सेल, सेक्शन 50 भी पढ़ेंगे हम आगे जाकर के, वहां पे आता है स्लम सेल, दैट इज लम सम सेल। लम सम सेल में भी आपको क्या नहीं मिलता सर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको वहां पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। एंड जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है 2015 की, वहां पे भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये 5 केसेस है, 6 केसेस है जहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। आइए, ये जहां पे भी आपने चार्ट बनाया है, यहां पे लेफ्ट साइड में परचेज के नीचे स्पेस खाली होगा, आप वहां बताइए, वहां बनाइए नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। पहला, डेप्रिसिएबल एसेट्स, दूसरा स्लम सेल, तीसरा एनआर एक्वायरिंग शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर यूजिंग फॉरेक्स, चौथा बॉन्ड और डिवेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड, पांचवा
गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015। डन है मालिक? तो इन एसेट्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। याद रखने वाले कौन कौन से पॉइंट है? 1, 2 और 3। ये पहले 3 आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, बाकी कोई भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना। पहले 3 आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखने हैं कि हाँ भैया यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ये 3 याद रखिए, बाकी कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, चलिए, इज दैट डन? ओके सर, तो यहां तक के हम लोगों ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। यहां तक के हम लोगों ने क्या किया सर, सबसे पहले हम लोगों ने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 48 पे प्लीज वापस आइए। सबसे पहले हम लोगों ने किया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस किए, नेट कंसिडरेशन पे आए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया। यानी अब हम परफेक्ट आ गए हैं किस पॉइंट पे, जहां पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल सके, जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल सके। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ और बातें बतानी है। प्रोविजो टू सेक्शन 48, प्रोविजो दैट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 48, ये भी हमें अभी करना होगा ताकि हम एग्जामिशन सीरीज के ऊपर जा सके। अब अंडरस्टैंड कीजिए, 7 प्रोविजो है सेक्शन 48 के, ध्यान से समझना। सेक्शन 48 के कितने प्रोविजो है? 7। फर्स्ट प्रोवाइजो 2 लाइन छोड़ के, सेकेंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो, फिफ्थ प्रोवाइजो, सिक्स्थ प्रोवाइजो एंड सेवेंथ प्रोवाइजो। ये कैलकुलेशन करते वक्त काम आता है, इसी के लिए 7 प्रोवाइजो है सेक्शन 48 के, जिसमें से 2 आपने पढ़ लिया। कौन कौन से 2 पढ़ लिए? सबसे पहले आपने मेरे साथ पढ़ा था 7th प्रोवाइजो, जिसमें हमने लिखा था एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। हमने सबसे पहले पढ़ा था एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, याद आ रहा है आपको? हमने सबसे पहले 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 पढ़ा था कि जब भी आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं इसका कोई डिडक्शन मिलता नहीं। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ये हम लोगों ने पढ़ा था 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 के अंदर में, राइट? अभी अभी आपने मेरे साथ दूसरा प्रोवाइजो भी पढ़ लिया, कौन सा बेटा? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन जो है ये आपका सेकंड प्रोवाइजो के अंदर में लिखा हुआ है, ये है आपका सेकंड प्रोवाइजो। यस, चलिए अब बचे हुए प्रोवाइजो आपको मेरे साथ पढ़ना है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, फर्स्ट प्रोवाइजो आपके बड़े काम का है, सेकंड प्रोवाइजो आपके काम का है, 7th प्रोवाइजो आपके काम का है। ये 3 प्रोवाइजो आपके सबसे ज्यादा काम के हैं कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए, ये 3 के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, राइट? अच्छा जी, अब आते हैं किसके ऊपर बेटा? फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 के ऊपर आते हैं हम लोग। किसके ऊपर आते हैं? फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। अब ये किसके लिए है? ये जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 है ना, यहां लिखा है, ये जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 है ना, ये आपके एनआर टैक्सेशन चैप्टर में भी काम आएगा। ये आपकी क्या आएगा बेटा? एनआर टैक्सेशन चैप्टर में भी काम आएगा। और इसके पीछे की मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझा देता हूं। अगर आपको हिस्ट्री समझ में आ गई तो ये पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन किया गया था, मतलब नॉन रेसिडेंट क्या कर सकता था? इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता था, राइट? जिसके कारण आज स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फ्लरिश भी है। एफआईआई, डीआईआई हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है। अब एक सिचुएशन थी, एफआईआई इंडिया में आने से ज्यादा डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि इंडिया के जो टैक्सेशन सिस्टम्स थे बहुत हाई थे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमारे जो टैक्सेस थे ये 20% थे। तो नॉन रेसिडेंट्स ने कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, आप टैक्सेस हमारे लिए रिड्यूस कर दीजिए, तो हम आने में इंटरेस्टेड है, अदरवाइज हम आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है भैया, आप अपनी सिक्योरिटी रख लो। यस और नो? अब यहां पे देखा गया कि यार नॉन रेसिडेंट को इन्वेस्टमेंट तो कराना है, पर इनके लिए टैक्स रेट जो है ये रिड्यूस करने पड़ेंगे। भैया इनके लिए जब तक कि हम लोग टैक्स रेट रिड्यूस नहीं करेंगे ये आने से डरते रहेंगे, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि भैया ये लोग आ भी जाए। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त काम किया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। द देन फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि ठीक है,
जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कितना है 20%, आपको हम 50% डिस्काउंट देंगे 10%। नॉन रेसिडेंट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना कर दिया 10% कर दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया। मतलब क्या स्मार्टली प्ले किया, आप सोच करके देखिए क्या स्मार्टली प्ले किया भाई साहब, टैक्स रेट हाफ कर दिया और इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया। अरे नौजवान आदमी मेरी बात समझ के देख, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तेरे को क्या बेनिफिट था, तेरी कॉस्ट बढ़ जाती थी और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन डाउन हो जाता था। नॉन रेसिडेंट के केस में क्या किया, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 इंसर्ट किया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया और टैक्स रेट कर दिया 10%। व्हाट अ फैंटास्टिक ब्रेन, व्हाट अ फैंटास्टिक ब्रेन। गेटिंग द पॉइंट। नाउ आई टेल यू, नॉन रेसिडेंट के केस में, मतलब मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स एक्वायर करता है, दैट टू इन फॉरेन करेंसी, दैट टू इन फॉरेन करेंसी, तो कैपिटल गेन जो होगा ये कंप्यूट किया जाएगा इन फॉरेन करेंसी ओनली। लॉ बनाया गया, कैपिटल गेन जो होगा ये कंप्यूट किया जाएगा इन फॉरेन करेंसी ओनली, and then it will be converted into Indian currency, and then it will be converted into Indian currency using rule 115A। तो अगर नॉन रेसिडेंट है, फॉरेक्स के अंदर में इसने इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स लिए हैं, उसका जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो फॉरेन करेंसी में ही कंप्यूट होगा और बाद में उसे इंडियन करेंसी में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो देंगे नहीं। आइए पकड़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ये किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए है। If asset is a non-resident including a foreign company, yes, asset should have been shares or debenture of an Indian company and such asset was acquired in foreign currency by way of purchase or reinvestment, then capital gain shall be computed in foreign currency and thereafter it shall be converted into Indian currency, thereafter it shall be converted into Indian currency। अब इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए रूल आया, रूल 115A। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है आपके एनआर टैक्सेशन में, एनआर टैक्सेशन में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन रखा हुआ है, डोंट वरी, अदरवाइज क्वेश्चनर में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लेना पहले, ठीक है। तो आपका जो मेथड ऑफ कन्वर्जन है ये रूल 115A के अंदर में दिया है। सबसे पहले क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन को आप लेंगे एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या बेटा, एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। टीटीबीआर क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ये दोनों भी आपको प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जिस दिन असेट सेल हो रहा है उस दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज। तो ये टीटीबीआर क्या होता है, टीटीएसआर क्या होता है, टीटीबीआर टीटीएसआर ये आरबीआई की तरफ से रेट आता है किसी भी फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करने के लिए जो रेट होता है, तो उसको बोलते हैं टीटीबीआर टीटीएसआर, ये प्रॉब्लम में दिया होता है। तो जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर का क्या लेना है, एवरेज लेना है कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद में क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होता है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में भी सेम, टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर का आपको क्या लेना है, एवरेज। एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर का क्या लेना है आपको, एवरेज। फिर आप क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता नहीं, आप क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट में भी अगेन आप क्या लेंगे, टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज, बट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन के टाइम का टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज। और जो आपका फाइनल कैपिटल गेन आएगा ना उसको आपने टीटीबीआर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो आपको फाइनल कैपिटल गेन आएगा उसको आपने क्या करना है, टीटीबीआर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यस, तो फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है इफ अ नॉन रेसिडेंट एक्वायर सिक्योरिटी in forex, compute capital gain in foreign currency and convert it in Indian currency using rule 115A। using rule 115A।
चलो, यस, ये एनआर टैक्सेशन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, याद रखिएगा। आप फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे और बाद में उसे काय में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इंडियन रेट में उसे कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड प्रोविजो क्या था बेटा, इंडेक्सेशन। अब आ जाता है थर्ड प्रोविजो पे। थर्ड प्रोविजो कहता है जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का कंप्यूट करते रहेंगे ना, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का कंप्यूट करते रहेंगे, ना तो हम फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई करेंगे ना तो हम सेकंड प्रोविजो अप्लाई करेंगे। मतलब 112A का जो कंप्यूटेशन होगा ये एक सेपरेट कोड के तहत होगा, ना आप फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई करेंगे ना आप सेकंड प्रोविजो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। सो थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। डन। अच्छा जी, आते हैं फोर्थ प्रोविजो पे। फोर्थ प्रोविजो भी अभी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। बॉन्ड और डिवेंचर के ऊपर क्या नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि दो बॉन्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर मिल जाएगा, पहला है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, दूसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन दो पे इंडेक्सेशन का वैल्यू मिल जाएगा। सो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, एसजीबी जिसको आरबीआई इशू करता है, राइट। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड ये दो को छोड़ करके बाकी सारे बॉन्ड और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो फोर्थ प्रोवाइजो, नो इंडेक्सेशन on bond or debenture except capital index bond या sovereign gold bonds। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, sovereign gold bonds। डन है। तो भैया इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता जो अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया नो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल, उसमें फर्स्ट पॉइंट भी लिखा था और फोर्थ प्रोविजो भी लिखा था, बिल्कुल सही। यस। अब यहां पे आइए, ये जो एसजीबीज होता है ये क्या होता है, चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एसजीबीज का मतलब होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, राइट। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है ये हर क्वार्टर में आरबीआई इशू करती है, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में आरबीआई क्या करती है, इसे इशू करती है। अभी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, राइट, अगर ये मैच्योर हो रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है और ये मैच्योर हो रहा है, इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। लेकिन मैच्योरिटी से पहले आप इस पे ट्रांसफर कर देते हैं तो इस पे कैपिटल गेन आता है और इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर असेसी कौन है, इंडिविजुअल है, रिडम्पशन या मैच्योरिटी हो रहा है किसका बेटा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, एसजीबीस का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगर रिडम्पशन या मैच्योरिटी हो रहा है, देयर इज नो कैपिटल गेन। सेक्शन 47 एनलिस्ट करता है ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। वो कहता है कि अगर एसजीबीस मैच्योरिटी पे रिडीम हो रहे हैं, नो कैपिटल गेन, और यही अगर ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिफोर मैच्योरिटी, देयर विल बी कैपिटल गेन एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि ऊपर लिखा है। यस। अगर अदर असेसी है तो कैपिटल गेन आएगा ऑन ट्रांसफर और मैच्योरिटी एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल। तो ये जो सेक्शन 47 का बेनिफिट है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, राइट। बाकी कोई भी एसएससी ने अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया, चाहे वो मैच्योरिटी हो चाहे वो ट्रांसफर हो, कैपिटल गेन आएगा और इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। कैपिटल गेन आएगा और इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। यस और नो सर। सो दिस वाज फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। अब आते हैं फिफ्थ प्रोविजो के ऊपर।
अगेन ये जो फिफ्थ प्रोविजो है ये नॉन रेसिडेंट के लिए है। ये जो फिफ्थ प्रोविजो है ये अगेन किसके लिए है बेटा? नॉन रेसिडेंट के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन इंडिया थ्रू आरडीबीज। आरडीबीज क्या होता है सर? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। आरडीबीज क्या होता है सर? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। सो अगर नॉन रेसिडेंट ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडिया में लिया हुआ है, बराबर है, क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए इसके पीछे का भी थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए। पहले इंडियन कंपनीज को जब नॉन रेसिडेंट से पैसा लेना होता था वो एडीआर जीडीआर इशू करते थे। वो लोग क्या इशू करते थे? एडीआर और जीडीआर इशू करते थे। तो ऐसे केस में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, अब आप रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करो, मतलब एडीआर जीडीआर मत इशू करो, अब तुम आरडीबीज इशू करो, नॉन रेसिडेंट आरडीबीज भी लेंगे। तो लोगों ने सवाल उठाया भैया आरडीबीज में उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? यहां पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया और कहा गया कि अगर मान लीजिए रूपी स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, अगर रूपी स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, तो जो गेन आ रहा है ना रूपी एप्रिसिएशन का, इस गेन को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया। बेनिफिट क्या दिया गया कि अगर कभी इंडियन रूपी स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, इंडियन रूपी स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, तो जो रूपी एप्रिसिएशन का गेन हो रहा है ना, इस गेन को हम इग्नोर करेंगे। इस गेन को हम क्या करेंगे? इग्नोर। अभी आप देखिएगा पूरा वर्ल्ड इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करे जा रहा है सर। मार्केट ऑल टाइम हाई, निफ्टी 21,800 को क्रॉस कर चुका है। आप सोच करके देखिए सर कि इस सिचुएशन के अंदर में भारत में बहुत ग्रोथ दिख रहा है लोगों को। तो लोग क्या कर रहे हैं? आरडीबीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूपी जो है हमारा फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रांग होते जा रहा है, तो यहाँ पे जो उसको एप्रिसिएशन मिल रहा होगा, ये एप्रिसिएशन को क्या करेंगे? इग्नोर। नॉन रेसिडेंट ने दूसरा सवाल उठाया कि मान लो अगर रूपी डेप्रिशिएट हो गया, अगर रूपी डेप्रिशिएट हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा। इस लॉस का क्या करेंगे? भारत सरकार ने अपना दिल खोल करके बोला कि अगर रूपी डेप्रिशिएट हो गया और उस केस में आपको लॉस हुआ, तो इस लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का जैसा ट्रीटमेंट होता है, सेम ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है, सेम ट्रीटमेंट हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे। जाओ जाओ ऐश करो। मतलब गेन आया तो हम इग्नोर कर देंगे, लॉस आया तो हम लॉस सेट ऑफ करने देंगे। नॉन रेसिडेंट की तो हो गई बल्ले बल्ले, यही चीज लिख दी फिफ्थ प्रोविजो में। तो फिफ्थ प्रोविजो अगेन नॉन रेसिडेंट के लिए है। नॉन रेसिडेंट अगर आरडीबी में इन्वेस्ट करता है और रूपी अप्रिशिएट होता है, तो रूपी एप्रिसिएशन जो है इसे क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। रूपी एप्रिसिएशन जो है इसे क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, सो any gain on RDBs against foreign currency at the time of redemption of RDBs shall be ignored for calculating full value of consideration. कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? ये तो फर्स्ट प्रोविजो से ही होना है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है? इंडियन सिक्योरिटी एक्वायर कर रहा है, तो इसका कंप्यूटेशन फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से होगा, टीटीबीआर टीटीएसआर एवरेज लेकर के फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से ही होगा। लेकिन जो रूपी अप्रिसिएशन है उसे हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रुपीज डेप्रिसिएशन देन इट शैल बी अलाउड एज capital loss and it can be set off and carry forward. Yes, exemption is not available if the RDBs is transferred before maturity, and exemption is available only if the person hold the bond even as the secondary holder as well. तो जरूरी नहीं है प्राइमरी होल्डर ही आप होने चाहिए, सेकेंडरी मार्केट से भी आप इन बॉन्ड्स को लेते हैं तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। यस, ओके, अब आते हैं सिक्स प्रोविजो पे। ठीक है, सिक्स प्रोविजो मेरे साथ साथ कई ऑर्थर कहते हैं कि ये जो प्रोविजो दिया गया है यही गलत है, बट दिया है तो हमें पढ़ना है। और क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैटर है, इसे कभी पूछा भी नहीं गया है, इसे कभी पूछा भी नहीं गया है। मान लीजिए अगर कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स कंपनी उठा करके किसको दे देती है? अपने एम्प्लॉय या अदर पर्सन को गिफ्ट में दे देती है या इररिवोकेबल ट्रस्ट में दे देती है। सो कंपनी अपने शेयर्स या वारंट्स या डिबेंचर्स उठा करके गिफ्ट कर देती है अपने एम्प्लॉय को, तो ऐसे केस में जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वही क्या मान लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ऐसे केस में जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है यही क्या मान लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो वेयर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड अंडर द गिफ्ट, the market value as on the date of transfer shall deem to be full value of consideration, shall deem to be full value of consideration. So इधर आइए, फिफ्थ प्रोविजो क्या कहता था? अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इन्होंने एक्वायर किया है आरडीबी, अगर यहां पे रुपी एप्रिशिएट हुआ तो इसे हम इग्नोर करेंगे, रूपी डेप्रिशिएट हुआ तो सेट ऑफ को हम क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। सिक्स प्रोविजो, अगर कंपनी ईसॉप में
शेयर्स क्या कर देती है, गिफ्ट कर देती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ प्रोविजो ही आपके काम का है, बाकी तो काम के है नहीं। डन मालिक? यस सर। तो ये था आपका सेक्शन 48 और 48 के 7 प्रोविजो। चलो एक बार 7 प्रोविजो वापस रिपीट करो। फर्स्ट प्रोविजो एनआर के लिए है, राइट। एनआर अगर फॉरेन करेंसी में सिक्योरिटीज एक्वायर कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसको इंडियन करेंसी में कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कंप्यूट होगा, उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे रूल 115A के तहत। सेकंड प्रोविजो इंडेक्सेशन। थर्ड प्रोविजो 112 कंप्यूट करते वक्त ना फर्स्ट काम का ना सेकंड काम का। फोर्थ प्रोविजो कहता है बॉन्ड और डिबेंचर पे हम इंडेक्स नहीं देंगे एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फिफ्थ प्रोविजो कहता है अगर नॉन रेसिडेंट ने क्या एक्वायर किया है सर, आरडीबी एक्वायर किया है, रुपये अप्रिशिएट होता है तो उसे इग्नोर कर देना, रुपये डिप्रिशिएट होता है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। कंपनी अगर ईसॉप्स गिफ्ट कर देती है, राइट, पैसे लिए वगैरह अगर उसको गिफ्ट कर देती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हमें क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू। सेवेंथ प्रोविजो कहता है भैया एसटीटी जो आप पे कर रहे हैं इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो यहां तक के हम लोगों ने क्या कर दिया है सर, सेक्शन 48 पे वापस आता हूं। यहां तक के ब्रेक लेने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डन, नेट कंसिडरेशन डन, कॉस्ट एंड इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो डन। एंड नाउ इसके साथ साथ सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 48, 7 प्रोविजो भी पढ़ लिया हमने सेक्शन 48 के जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में काम आएंगे। यस और नो? तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने इतना किया है, अब हम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म निकालने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन वेट, अभी तक हमारा नेट कैपिटल गेन कंप्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वो भी होगा। कब होगा सर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर में होगा। और वीडियो को फटाफट लाइक आप लोग को कर देना है। लाइक में बिल्कुल कमी मत रखिए क्योंकि मैं कंटेंट में कहीं कमी नहीं रख रहा हूं, आप लाइक में कमी नहीं रखिएगा और अपने भारत पूरे देश तक के इसको पहुंचाना है क्योंकि सर हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, हर बच्चे तक के पहुंचना चाहिए। किसी भी बच्चे ने पैसे नहीं देना है इस चीज के, पूरा लेक्चर उसको अपने को फ्री में प्रोवाइड करना है क्योंकि मैं चाहता हूं पूरे भारत को इसका बेनिफिट मिले, पूरे इंडिया को इसका बेनिफिट मिले ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो। भगवान ने मुझे वंचित नहीं रखा, मैं किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखना चाहूंगा। यस, तो मिलूंगा आपसे अगले पार्ट के अंदर में। टेक केयर, टिल देन हैव अ ब्रेक।